आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की स्थिति देश में काफी बेहतर हो रही है। कई जगहों पर केसेस मामले बहुत कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर बना हुआ है कि कहीं ये दोबारा विस्फोटक ना हो जाए, कहीं कोरोना दोबारा बढ़ ना जाए। इसके अलावा कोरोना के बाद ठीक हुए लोगों में भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस अभी भी नजर आ रही है। बच्चों के लिए कोविड का वैक्सीन जो है वो आ चुका है और कुछ ही महीनों बाद बच्चों में भी जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से तमाम सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम रोजाना आपके साथ एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें आप यानी हमारे श्रोता हमसे सवाल पूछते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले हम दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 24 नए मरीजों का पता चला है। दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर है और अगर टीकाकरण की बात की जाए तो पूरे देश में करीब टीकाकरण जो है वो 58 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि कोविड के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोगों में कुछ कंफ्यूजन, सिर दर्द, मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। कुछ लोगों के छाती में दर्द रहता है और वो भी काफी देर तक, मतलब अगर आप माने तो करीब महीने 1.5 महीने तक बना रहता है। ऐसे में व्यक्ति को किन किन सावधानियों का बरतना चाहिए, कौन कौन से डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और कब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? डॉक्टर वेद। पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितने वायरल डिजीजेस हैं, पहले भी ऐसा होता था कि कई वायरस, जिसको हम कहते थे कि ये वायरल फीवर हो गया, अब वायरस के बाद वायरस तो ठीक हो गया बट वीकनेस बरकरार है और इसको हम लोग बोलते थे पोस्ट वायरल एस्थीनिया। तो पहले से मालूम था कि वायरस, शायद वायरस का एंटीजन जो रहता है उसके अगेंस्ट में जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है। पर चूंकि कोरोना के इतने सारे केसेस हुए तो उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज किया गया और इसका नाम रखा गया पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जो कि लॉन्ग कोविड भी कहलाता है। बट नाम पे यदि ना जाया जाए तो सबसे कॉमन चीज जो होती है कोविड के बाद, देखिए 100 में से 99% फुल्ली रिकवर्ड हो गए समझ लीजिए। उसमें से यदि 1% लोगों को भी यदि पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स होते हैं तो क्या क्या हो सकता है यदि ऊपर से चला जाए। तो पहले तो मैं अपनी स्पेशलिटी जिसको हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट हैं, आर्थराइटिस देखते हैं जी। तो ये बहुत दिनों से पहले हम लोगों को मालूम था कि जब भी वायरस होता है, जब वायरस चला जाता है, जैसे कि आपने चिकनगुनिया में देखा होगा कि चिकनगुनिया का जब प्रकोप हुआ था तो तमिलनाडु और केरला में बहुत लोगों को आर्थराइटिस हो गया था। वायरस तो ठीक हो गया बट जिसको बोलते हैं पोस्ट वायरल आर्थराइटिस। तो ऐसे ही पोस्ट कोविड आर्थराइटिस वेल नोन है जो हम लोगों के पास आती है। तो उसमें आपके दोनों घुटने भी सूज सकते हैं, दोनों एंकल भी सूज सकते हैं, आपको लगेगा कि मुझे आर्थराइटिस हो गई। और आर्थराइटिस की जो दवाइयां हम नॉर्मली देते हैं, हम लोग रीएश्योर करते हैं कि आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। तो ये तो हो गई आर्थराइटिस की बात जी। एक और आर्थराइटिस होती है जो कमर की जिसको उसमें वो भी बढ़ जाती है और कई ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं, जैसे एसएलई वगैरह। जो कॉमन चीजें लोग जनता जानती है कि साहब मैं कोविड में था और मेरा ठीक हो गया कोविड, बट मुझे पैल्पिटेशन रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट अफेक्टेड हो सकता है। मायोकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं, जो हार्ट की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डाइटिस।
या हार्ट की मसल का इन्फ्लामेशन, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। तो आपको एक हमारे पड़ोसी हैं, वो हमेशा शुरू में जब उनको कोविड हुआ तो कहते थे मेरा पैल्पिटेशन होता रहता है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग भी कोविड धीरे धीरे सीख रहे थे, तो पोस्ट कोविड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। कई पेशेंट बोलते हैं सर चलने में मुझे सांस भरती है। एक मेरे मित्र हैं बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बेचारे इतने दिन से परेशान है, 3-4 महीने से, कि उनको कोविड के बाद बहुत पैर में दर्द होता रहता है, जैसे कहते हैं नर्व्स, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो यदि ऊपर से चला जाए तो ब्रेन में हो सकता है कि आपको कोविड ठीक हो गया बट आपको हेडेक जारी है। तो आपकी मेमोरी के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। हार्ट का मैंने बता दिया, लंग्स का आपको सांस भर सकती है, लंग में फाइब्रोसिस हो सकती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि लंग ही तो एक ऐसी चीज है जो मेन ऑनस्लॉट है लंग के ऊपर। तभी तो जो भी मृत्यु भी होती है वो लंग्स कॉम्प्लिकेशन से होते हैं। तो लंग्स की फाइब्रोसिस बहुत कॉमन चीज है। तो इस तरह से कई कॉम्प्लिकेशन जो ऑर्गन लेते जाएंगे तो आपको पता चल सकता है। कभी कभी कोई बोलेगा मेरा सीआरपी बहुत दिन से ज्यादा है, कोई बोलेगा मेरे लिवर एंजाइम्स बहुत बड़े हुए हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन कोरोना के कारण हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स या लॉन्ग कोविड। जी डॉक्टर वेद, आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति को कोविड हुआ, अगर थोड़ा भी सीवियर हुआ, उनमें वेट लॉस सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में मरीज और व्यक्ति घबरा जाता है कि मेरा वेट एकदम बहुत कम हो गया है, अब मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में उसने अपनी डाइट में क्या सुधार करने चाहिए? क्या कोई खास दवाइयां लेनी चाहिए जिससे उनका वेट जो है थोड़ा सा नॉर्मल, जिसे कहते हैं, सामान्य हो जाए? नवीन जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। क्या कि जनरली डॉक्टर्स कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बट हम लोगों ने देखा है कि वेट लॉस इन मरीजों को होता है, वो बड़े चिंतित भी होते हैं, उनके कपड़े ढीले हो जाते हैं, उनके मित्रगण भी उनसे चर्चा करते थे भाई बड़े कमजोर नजर आ रहे हो। तो वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, डॉक्टर्स भी बिजी रहते हैं, भाई तुमको कोई बुखार नहीं है ना, तुमको लंग में फाइब्रोसिस नहीं है। तो बट यदि उनकी चर्चा सुनी जाए तो ये मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है या तो कुछ दवाइयां जो उन्होंने खाई हैं उससे उनको भूख नहीं लगती, कभी कभी क्या होता है एसिडिटी हो जाती है, और हो क्या गया है सोसाइटी में जिसको जो कोई बोलता है वो दवा बेचारा वो खाता रहता है। जैसे किसी ने बोला भाई आप ये एलोपैथी दवाइयां तो ले रहे हैं, साथ में आप इम्यून बूस्टर भी ले लीजिए, तो बेचारा वो अल्टरनेट मेडिसिन भी खा रहा है। मतलब जिसे कहते हैं कि वो दवाइयों का इतनी सारी दवाइयों की सेवन कर चुका कि उसको गैस्ट्राइटिस भी रहती है। तो पहले तो हम लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई क्या क्या दवाइयां खाई हैं, क्या है, तो बोलता साहब मैं काढ़ा भी पी रहा हूँ, मैं जिंक भी खा रहा हूँ, मैं विटामिन सी भी खा रहा हूँ। और तो फिर हम उन लोगों से बोलते हैं कि ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक है, सब बंद कर दीजिए, नॉर्मल खाना पीना खाइए। और यदि आप नॉर्मल एपेटाइट है और यदि आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हैं तो आपका वेट जल्दी बढ़ जाएगा। क्यों? हाँ, यदि आपकी एपेटाइट पुअर है तो हम हमेशा देखते हैं भाई एपेटाइट को कैसे बढ़ाया जाए। पहले तो एपेटाइट खराब होने का क्या कारण है? 99% ड्रग्स के कारण होता है, मल्टीपल ड्रग्स के कारण। तो जैसे ही वो दवाइयां छोड़ देते हैं तो उनकी एपेटाइट ठीक हो जाती है। हमारा सिर्फ कहना यही है कि एक हेल्दी डाइट खाइए। हम सबको मालूम है कि हेल्दी डाइट क्या है, उसके लिए कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कहते हैं ना जो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स दाल में पाए जाते हैं, और जो लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको तो मालूम है कि प्रोटीन्स अंडे में हैं, आपके मीट में है, और आपके उसमें है चिकन में है। तो हाई प्रोटीन डाइट खाने से आपका वेट ज्यादा जल्दी बढ़ सकता है। तो नॉर्मली एक हेल्दी डाइट जो हम घर में खाते हैं, यदि आपकी एपेटाइट अच्छी है तो आपका वेट बढ़ जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं। जी, लेकिन डॉक्टर आमतौर पर देखा गया है कि लोग बिना चिकित्सक के परामर्श के ही मल्टीविटामिन टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, बजाय कि अपनी डाइट पर ध्यान देने की। ऐसे में कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना होती है? देखिए, बिना वजह कोई चीज खाएंगे
मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे पास टेबलेट जिंक उस समय बहुत ज्यादा था, क्या कहते हैं कोरोना, और तो हम लोगों को हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता है, तो मुझे बड़ी एसिडिटी हुआ करती थी। देन आई रियलाइज कि अरे ये विटामिन और ये सबसे हो रही है, तो फिर मैंने उसको, तो हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है आदमी डर के कभी कभी खाता रहता है दवाइयां, बट दवाइयां बेवजह ना खाई जाएं। यदि आपका कोरोना खत्म हो गया है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नॉर्मल खाना खाइए। नॉर्मल खाना जो घर का है वो हेल्दी है, आपका वेट भी धीरे धीरे गेन हो जाएगा। क्या होता है कोविड में जो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर जिसको कहते हैं ना हम लोग, सीआरपी बढ़ गया, इसलिए बढ़ता है कि जो जब इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, तो कुछ साइटोकाइंस सीक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। मीन्स जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, किसी कारण भी हो वो, चाहे वो टीबी हो चाहे मलेरिया हो, बट सबसे ज्यादा होता है कोरोना से। तो ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इनके नाम दिए गए हैं, एक को बोलते हैं IL-1, एक को बोलते हैं IL-6, एक को बोलते हैं IL-10, तो इनके नाम रखे गए हैं। ये आपका वेट लॉस कर देते हैं। तो जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन ठीक होता है तो आपका वेट फिर धीरे से गेन हो जाता है। तो डॉक्टर इसको लेके ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट ठीक रखिए और अपने चिकित्सक से परामर्श लेते रखिए। बहरहाल हमारे पहले कॉलर धनंजय हैं दिल्ली से, अपने सवाल और अपनी जिज्ञासा के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो जानना चाहते हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नवीन जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, जय हिंद। धर्मवीर जी, क्या जानना चाहेंगे आप? नवीन शर्मा जी, मैं आकाशवाणी के माध्यम से मैं 3 या 4 बार मैं आपके ये सवाल पूछ रहा हूँ, पर उसका सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा जी। हमारे समाज में हम जब जाते हैं मंदिरों में और गुरुद्वारों में और धार्मिक स्थलों में, वहाँ जो बेघर लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है कि उनको हम तो मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेंगे। अब उन बेचारों का, बेघर लोगों का जो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि अगर वो लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बीमारी तो उन लोगों से भी समाज में फैल देगी और वो लोग सभी जगह जाते हैं, सभी जगह आपको मिलते हैं जी। और दूसरा एक स्ट्रक्चरल सवाल ये है कि एक वायरल बुखार आता है और वो एक आदमी को आता है फैमिली में और 5 मेंबरों को लेके वो बुखार जाता है, फिर उसके बाद वो उस मकान में से कहाँ गायब हो जाता है, तो वायरल बुखार आता कैसे और जाता कैसे? डॉक्टर वेद। हाँ, ये दोनों ही सवाल हैं। पहला वाला सवाल मैं लूंगा क्योंकि वो एक समाज को लेकर है कि जो लोग बेघर बार हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते इवन, उनके लिए क्या व्यवस्था है। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैक्सीन की व्यवस्था है। ये जरूर है कि ये अवेयरनेस हम लोग अखबार के द्वारा और अभी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो इसी कारण है, ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन फ्री है, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो फ्री है और आप वहां वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वो है जागरूकता की। वो जागरूकता कौन करेगा? या तो टीवी है, मीडिया है, सोशल लीडर्स हैं, जैसे आपने बताया मंदिर के पुजारी हैं, या फिर जहां जहां जो भी सामाजिक नेता हैं, हम सब ही लोग हैं जो कि हम कहें लोगों को। अब जैसे मेरे पास, समझ लीजिए मेरे पास 7-8 वर्कर्स काम करते हैं, तो मैं बोलता हूं उनको कि भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां तुम्हारा वैक्सीन लग जाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 घंटे की जगह 3 घंटे लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 घंटा लगे, लेकिन वैक्सीन आपको वहां मिल जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये तो आपके पहले सवाल का। जो दूसरा सवाल आपने बोला कि एक्चुअली वायरस होता क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ऐसा बनाया गया है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई दूसरा बैक्टीरिया हो। कोई कहे ना भाई टाइफाइड कहाँ चला जाता है, तो चला कहीं नहीं जाता, आपका इम्यून सिस्टम है उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर एक फौज बनाई है जिसको इम्यून सिस्टम कहा गया है। तो इम्यून सिस्टम आपके वायरस को खत्म कर देता है। जी,
आइए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। वहां पे ठाणे से गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या जानना चाहेंगे गुरुनाथ जी? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये 3 साढ़े 3 महीने से जो सर ये जो बाधित होने इन्फेक्ट होने वाले पेशेंट जो है वो उनका जो आंकड़ा है, जो फिगर है वो 40,000 के आसपास ऊपर नीचे होता रहता है। सर क्या है हमारे देश में जो वैक्सीनेशन जो तेजी से हो रहा है वो अच्छी तरह से हो रहा है, 58 करोड़ से ऊपर हो गए सर, इसका परिणाम है? थैंक यू सर। डॉक्टर वेद ये जानना चाहते हैं कि 40,000 कभी 35,000 इस तरह से आंकड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है, तो ये आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है? इतना स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे आ गई है? देखिए, पहले जब पैंडेमिक हुआ था तो पैंडेमिक जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं वेव्स में आता है कि अब एक टाइम था जब 5-5 लाख केसेस हो रहे थे, आज करीब 30 से 40,000 केसेस हो रहे हैं। तो जो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 30-40 हजार पहले तो कम कैसे हो गया, पहले जो 5 लाख था, तो एक मल्टी फैक्टोरियल है। एक तो फैक्टर ये है कि वायरस मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे पहले वेस्ट में बॉम्बे वगैरह में ज्यादा हुआ, फिर ग्रेजुअली करते हुए, तो अभी ये मेरी ख्याल से पैंडेमिक की वो स्टेज है कि बहुत एक्सेप्ट 2 या 3 मेरी ख्याल से केरला को छोड़ दें या तमिलनाडु को, तो बाकी जगह हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अभी इस समय पैंडेमिक की जो वेव है वो एक कम है, मतलब वायरस की संख्या ही कम है। दूसरा है कि वैक्सीनेशन, जैसे देखिए सभी डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लगाया गया, तो वैक्सीन के बाद भी आपको बीमारी तो हो सकती है बट हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर डिसीज नहीं होती। तो ऐसे ही हाल सोसाइटी का है। यदि 50 करोड़ से हम लोग वैक्सीन जो लगा चुके हैं, तो यदि रफली 10% लोगों का वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, तो एक कारण वो भी है कि उससे भी केसेस की संख्या कम होती है। और कई अननोन कारण भी हैं, हमें नहीं मालूम कि पहले 5 लाख था तो आज 40,000 क्यों है और 40,000 से नील क्यों नहीं हो रहा। हो सकता, अभी तो पैंडेमिक जारी है जी। तभी तो WHO ने अभी नहीं बोला कि पैंडेमिक खत्म हो गया है। ये बात है कि वायरस अभी भी है और किसी भी टाइम भी एक वेव आ सकती है, जैसा कि नीति आयोग ने भी बोला है कि सितंबर में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये कम से कम हमारे पास जो संख्या होगी वो 5 लाख केसेस पर डे होंगे। इसका मतलब है कि उनका अनुमान है कि सितंबर में ऐसा हो सकता है। देखिए, अनुमान कितना पूरा होता है ये तो कहना मुश्किल है, बट ये अनुमान कई आंकड़ों पे आधारित है कि ऐसा होगा और उससे हमें करीब 2 लाख ICU बेड की जरूरत पड़ेगी। जी, स्थिति काफी चिंताजनक है। भले ही केसेस मामले कम आ रखे हैं, लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। धीरे धीरे सभी सामाजिक गतिविधियां खुल रही हैं, तो हमें पूरा ख्याल रखना होगा, सामाजिक दूरी बना के रखनी होगी और कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें लगातार अपनाते रहना होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रुख करते हैं और रिंकी तिवारी जी के प्रश्न को सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और इस प्रश्न को नमस्कार जी, कहिए क्या जानना चाहेंगे आप? पहले जो देखे थे कोरोना वायरस देश में कभी नहीं था, तो जब हम पहले लोग मास्क लगाते हुए देखे तो हम हंसते थे कि ये मास्क तो लगा है, जबकि मास्क सभी पूरे एक ही संक्रमण से बताता था, तब हम हंसते थे। आज जब हमारे देश में कोविड हो गया या पूरे विश्व में हो गया तो हम खुद मास्क लगा रहे हैं। इनकी आवाज थोड़ी सी इको हो रही है। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। इनसे हम दोबारा इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए टीका आ चुका है, लेकिन बच्चों के टीकाकरण से भी जुड़े हुए कई सवाल हैं। अब अभिभावकों को टीका लगवा चुके हैं, अभिभावक अपने आप को टीका लगा चुके हैं, परिवार के लगभग सभी सदस्य अपने आप को टीका लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या बच्चों को भी टीका लगाने की जरूरत है? देखिए नवीन जी, इस देश में जो वैक्सीनेशन का इतिहास है पूछा जाए
तो सबसे ज्यादा आपने देखा एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो बहुत बाद में आया। ये शुरू हुआ फ्लू को लेके, हेपेटाइटिस बी को लेके। ये हमारे आस पड़ोस में जिनके बच्चे छोटे हैं, तो आपने देखा होगा कि माताएं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाती हैं। तो हमारे पास मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, टाइफाइड है, इस सब के वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा इतिहास है। तो बच्चों के लिए वैक्सीन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये आता है सेफ्टी। तो जब तक उसके ट्रायल्स ना हो, स्पेशली आज के युग में, पहले सबसे पहले एक फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। तो जो फेज 1 ट्रायल्स होते हैं पहले हम लोग करते हैं भाई कि एनिमल्स पे करते हैं। फिर फेज 2 ट्रायल्स जो हैं वो सेफ्टी के लिए किए जाते हैं कि कितने सेफ हैं। तो सबसे पहले एडल्ट्स में फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। तो एडल्ट्स में तो ये जितनी वैक्सीन हैं अपने पास पूछा जाए तो आज हिंदुस्तान में हमारे पास कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, आपके पास स्पुतनिक है। अब इनकी ट्रायल्स सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई बच्चों में भी इनके पूरा डाटा एडल्ट्स का है। बट कई कंपनियां जैसे अभी कोवैक्सीन भी ट्राई कर रही है कि हम बच्चों के लिए ट्रायल शुरू करने वाले हैं। बट एक वैक्सीन जो ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं वो है जाइडस की जो वैक्सीन है, जाइकोवी जो डीएनए वैक्सीन है, जाइकोवी-डी वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है। पहली चीज तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि देखिए हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि डीएनए वैक्सीन का इतिहास नया नहीं है, बहुत 100 साल से बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत के लिए कि हमने वर्ल्ड की सबसे पहली डीएनए वैक्सीन बनाई, और बनाई भी नहीं, हमने बना के उसको टेस्ट किया, और टेस्ट भी बच्चों में, माने एडोलेसेंस में जिसे कहेंगे, उस एज ग्रुप में एडोलेसेंस में टेस्ट किया। और 1-2 बच्चों को नहीं है, ये 28,000 लोगों का डाटा है जो कि जाइडस वैक्सीन जिन्होंने डीएनए वैक्सीन बनाई है। एक्चुअली डीएनए वैक्सीन पहले वेटरनरी उसमें तो यूज में थी, बट जब ट्राई किया गया, जैसे एचआईवी के लिए ट्राई किया गया, स्मॉल पॉक्स के लिए ट्राई किया गया, तो सक्सेसफुल नहीं हुई। ये पहली बार एक बहुत रोबस्ट सक्सेसफुल डाटा ये प्रेजेंट किया गया है कि करीब 66% लोगों में ये इफेक्टिव है। तो एडोलेसेंस को दिया जा सकता है। तो एक तो ये चीप है, इसको बनाना बहुत आसान है। दूसरा चीज ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल फ्रिज में 2 to 8 डिग्री में रखा जा सकता है। इनफैक्ट कंपनी तो ये भी क्लेम करती है कि आप इसको बहुत दिनों तक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि इवन 30 दिन तक नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। तो पहले तो इसका बनाना आसान है, तो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो करीब कंपनी बोलती है कि हम बहुत जल्दी ही 5 करोड़ डोज बना के हम गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट का कि हम करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें हर दिन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास वैक्सीन की कमी है। तो उसकी वैक्सीन की कमी पूरा करेगी। सेफ है ये और चीप है, और इसको आसानी से रखा जा सकता है, और बच्चों का डाटा अवेलेबल है। जी डॉक्टर वेद, हम इस पे चर्चा भी करेंगे। एक श्रोता हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोरिया से इंद्रभान सिंह जी। इंद्रभान सिंह जी नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी कहिए सर। प्रश्न यह सर, भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन क्या आ सकती है? जी हम उसी पे ही चर्चा कर रहे थे। इंद्रभान सिंह जी, अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, डॉक्टर वेद, हम इस कार्यक्रम अपनी चर्चा को थोड़ा सा और जारी रखते हैं। एक सवाल डॉक्टर यहाँ पे उठता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो फिर क्या बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी हो जाता है क्या? देखिए, जो डाटा कहता है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि देखा होगा सीरो सर्वे जब किया गया महाराष्ट्र में, तो पाया गया कि भाई बहुत बच्चों को भी एंटीबॉडी मिली है। तो इसका मतलब है कि बच्चों में भी कोरोना बहुत होता है,
बट बच्चों में कोरोना सीरियस नहीं होता, क्योंकि उनके जो लंग्स में रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, तो उनको लंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, तो उनको नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह होता है और ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि बच्चों में कोरोना होगा भी तो इतना सीरियस नहीं होगा, और यदि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो चीज और भी आसान हो जाएगी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से चंद्रकांत जी। आइए उनका जिज्ञासा, उनका सवाल सुनते हैं। चंद्रकांत जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि इको आएगी। हम आपका सवाल कम कर दिया जी। नवीन जी, आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं आपको नवीन जी को बताऊं कि मैं आपका जो 23 मई को 400वां प्रोग्राम हुआ था और अभी 5वां प्रोग्राम होते जा रहा है। जी जी जी। और मैं शुरू से ही इसको सुनते हुए जा रहा हूँ और मेरा जितना भी ज्ञान अर्जन हुआ आपके माध्यम से हुआ, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक जिज्ञासा था कि अभी जैसे न्यूज में सुन रहा था कि मैं कुछ लैंडा एक नया वेरिएंट आया हुआ है, काफी देशों में फैल चुका है वो। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली एंड हाउ सीवियर इट इज? डॉक्टर बहुत मैंने देखिए जैसे जैसे पैंडेमिक रहेगा तो जो भी यही वायरस नहीं, पहले भी जब भी ऐसा हुआ है कोई वायरस बहुत दिन तक सोसाइटी में रहता है तो अपना स्वरूप चेंज करता है। तो जैसे कोई कहें कि शुरू में इनके नाम अलग थे, लोग कहते थे लंदन वेरिएंट्स है, ये इंडियन वेरिएंट्स है, या ब्राजील वेरिएंट है। फिर साइंटिस्ट ने इनका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो डेल्टा वायरस के बीच में के बारे में इतनी बात होती रहती है, आपने फिर एक और लैम्डा बोला। तो ये आते रहेंगे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि जैसे साइंटिस्ट ने बताया कि भाई जो आपका डेल्टा वायरस है उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और उसकी जो सीरियसनेस है वो भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे वेरिएशंस होंगे और हमारे पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा तो हमको पता पड़ेगा कि भाई लैम्डा वायरस के क्या चरित्र है। तो मेरी ख्याल से अभी और डाटा आने दीजिए और ज्यादा परेशान मत होइए। ये छोटे छोटे चेंजेस होंगे, ज्यादा बड़ी वो नहीं होगा, बड़ा चेंज नहीं होगा। बेसिक बिहेवियर बीमारी का वही रहेगा और जहां तक हो सके ये वैक्सीन सभी चीज जितने वेरिएंट्स हैं उनके लिए इफेक्टिव होगा, और यदि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा तो वैक्सीन को चेंज किया जाएगा। ऐसा हम लोग निमोनिया वैक्सीन के लिए करते रहते हैं हमेशा। जी डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हमारे जितने भी कॉलर्स हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की हेल्पलाइन शुरू की हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। आप यहां फोन करके अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1098। आप यहां पर फोन करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता अगर आपको चाहिए तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस, इसका नंबर है 0804611007। और अगर आपको आयुष कोई परामर्श चाहिए, आयुर्वेदिक कोई परामर्श चाहिए तो आप डायल कर सकते हैं 14443। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।